हाँ जी रजय, ये एग्जाम्पल नोट कर लो रजय, आप लोग एग्जाम्पल ये वाला नोट कर लो। चलो, डन हो गया ना। अब देखो, आपके जो ये स्टैट्यूटरी अपडेट में जितने भी एग्जांपल्स दे रखे थे ना राजे, ये मैंने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब राजे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे करते हैं। देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट कह रहे हैं राजे। यहाँ पर उन्होंने दो क्लैरिफिकेशंस दे रखी हैं। वो क्लैरिफिकेशंस क्या दे रखी हैं? क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट, it is called also clarified by the CBDT that the premium payable और aggregate premium payable, मतलब जो आप प्रीमियम पेएबल कैलकुलेट कर रहे हो, either it is of one life policy और the aggregate premium आप लोग जो कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों ही ये जो दोनों प्रीमियम आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे एक पॉलिसी का कर रहे हो चाहे एक से ज्यादा पॉलिसी का कर रहे हो, दैट प्रीमियम शुड एक्सक्लूड जीएसटी कंपोनेंट। ठीक है, तो रजे गवर्नमेंट टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। तो वो कहते हैं कि जो लाइफ पॉलिसीज इशू हुई हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2023 और आप उनका प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हो, दैट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंपोनेंट। अब रजे, एक क्लैरिफिकेशन और है, क्लैरिफिकेशन ऑन प्रीमियम ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये समझो मेरी बात को रजे। एक होता है एलआईसी, एक होता है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईपी, और एक होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक असेसी है, मान लो मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, उसने अगर एलआईपी लिया, उसने कहा कि मैं अभी 25 ईयर्स के एज का हूं और मैं प्रीमियम पे करूंगा 45 ईयर्स के एज तक। फिर उसके बाद 45 ईयर्स के एज तक वो कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करता रहेगा, और फिर जब वो 55 ईयर्स के एज का होगा, यानी कि 10 साल के बाद, 45 से 55 उसका प्रीमियम नहीं जाएगा, ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट प्लान्स ऑफ द एलआईसी, बट मैं यहाँ पर एक सिचुएशन ले रही। 55 ईयर्स के केस में उसको जो उसका पॉलिसी अमाउंट है, जो भी बोनस प्लस उसका जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, 55 ईयर्स का जब वो होगा। तो रजे, अब एलआईसी में क्या होता है, वो कंपनी कहती है कि अगर मान लो इसके दौरान आपको कुछ हो गया, अगर मान लो मिस्टर ए की इसमें डेथ हो जाती है, ठीक है, 25 ईयर्स की एज का तो वो था, 35 ईयर्स के केस में हुआ जब, तो उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी, तो राजे इस केस में उसके जो लीगल हायर्स होंगे उनको पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। अगर मान लो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी अगर एसएससी की डेथ नहीं होती है, मिस्टर ए की डेथ नहीं होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 55 ईयर्स के एज में उसको पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है राजे? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का, जो अभी हम पढ़ रहे थे। दूसरा, एक है राजे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि मैं प्रीमियम पे करती हूं, इसका जो प्रीमियम जाता है नॉर्मली एनुअली पे होता है, लेकिन इसमें मुझे पैसा नहीं मिलता, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मुझे कुछ होगा, अगर मान लो मिस्टर ए ने ये प्रीमियम जो है टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अगर मिस्टर ए को कुछ होगा तो उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये रजे कॉन्सेप्ट है किसका? टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा असेसी को नहीं मिलता है, जो पर्सन है उसको नहीं मिलता, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके आगे फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। तो वो यहां पर यही चीज कह रहे हैं। वो कहते हैं इट इज फर्दर क्लैरिफाइड बाय द सीबीडीटी दैट द लिमिट ऑफ ₹5 लाख ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल वुड नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्योंकि जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम होता है ना राजे, वो नॉर्मली हाई रहता है, क्योंकि इसमें जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो रिस्क ले रही हैं। That is where a sum under a life insurance policy was only paid to the nominee in case of death of person. तो ये term insurance policy होती है एक तरह से। Insured during the term of the policy, no amount is received to the insured person अगर वो survive कर जाता है।
जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ LIP के केस में अगर मिस्टर ए को कुछ नहीं हुआ तो 55 ईयर्स की एज में उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन टर्म में नहीं मिलेगा। Hence, any sum received under term life insurance policy shall continue to exempt under section 1010D। उसके ऊपर 5 लाख की लिमिट आपकी नहीं लगेगी, irrespective जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है। Further, the premium paid for such policy would not be counted for checking। अच्छा, जब आप 5 लाख, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अजय, इंस्टीट्यूट डाल सकता है आपको क्वेश्चन के थ्रू कि जब आप लिमिट भी ले रहे हो ना 5 लाख की, तो उसमें भी आपने ये प्रीमियम काउंट नहीं करना है। रजय, यहां तक आप लोगों का IFOS का सेक्शन 1010D का जो एग्जम्पशन है वो खत्म होता है। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को रजय? हाँ जी रजय बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, ठीक है। अब रजय, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया है, आज क्लास थोड़ा लेट हो गई थी, दैट्स वाई राजे मैं आज यहीं तक डिस्कस करूंगी, ऑल दो इसी से कनेक्टेड। अब देखो, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो करेंगे कि मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम LIP अंडर सेक्शन 56(2)(8। मतलब कि क्या हुआ, जैसा मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे एग्जम्पशन नहीं मिली 56(2)(13, सॉरी, ठीक है, तो रजत जैसा कि मैं बोल रही हूँ मुझे एग्जम्पशन नहीं मिली अंडर सेक्शन 1010D, तो जो कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है मेरा वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, दैट विल बी टैक्सेबल। अब वो टैक्सेबल कैसा होगा, मतलब पूरा टैक्सेबल होगा जितना रिसीव हुआ है, या सिर्फ इनकम कंपोनेंट टैक्सेबल होगा, दैट विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप लोग जितना किया है उतना रिवाइज करके आओ। रजी, क्लियर है सबको?